हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 65 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, आ क्लाइंट विद C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर न्यूरोजेनिक शॉक, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, पैरालिटिक इलियस, स्ट्रेस अल्सर। यहाँ पर यह पूछा गया है कि यदि किसी पेशेंट में एक व्यक्ति में C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो उसको क्या समस्या हो सकती है। अब देखिए, ऐसा होता है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं इनकी संख्या होती है 7 होती है और सभी का एक विशेष काम होता है। तो C1 से लेकर के C7 तक इनकी जो संख्या है। अब इसमें C1 से C4 ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, क्योंकि जैसे ये ब्रेन होता है तो ब्रेन से इस स्पाइनल कॉर्ड जब निकलती है तो स्पाइनल कॉर्ड अगर एक इसमें एक वर्टिब्रीज होती हैं और इन वर्टिब्री से नर्व्स लगी होती हैं। ठीक है, जब प्रत्येक नर्व्स का एक विशेष काम होता है। जब यहाँ C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो C1 से C4 जो नर्व होती है स्पाइनल कॉर्ड में, ये ब्रीदिंग से संबंधित होती है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नर्व्स हैं C1, C2, C3, C4। तो इनके जो फंक्शंस हैं यहाँ पर ये चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये ब्रीदिंग से संबंधित है C1 से C4 तक, एंड और हेड एंड नेक मूवमेंट ये C2 से संबंधित है। यदि हार्ट रेट की बात की जाए तो C4 से C6 तक ये हार्ट रेट से संबंधित है। तो प्रत्येक जो सर्वाइकल वर्टिब्री है इसका अलग अलग काम है। अब चूंकि यहाँ पर C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, इसलिए चूंकि ये पूरा रेस्पिरेटरी से संबंधित पोर्शन होता है C1 से C4 तक, इसलिए व्यक्ति को रेस्पिरेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट is usually a part of the normal vaginal flora. What can cause meningitis in newborns? Option 1, Corynebacterium species, Candida albicans. Group B, Streptococci, Staphylococcus epidermidis। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इसमें जो वेजाइना का एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, मीन्स वेजाइना में नॉर्मली पाया जाता है। तो वेजाइना में नॉर्मली पाया जाता है, बट वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन ये न्यूबॉर्न में मेनिंजाइटिस क्रिएट कर सकता है। तो मेनिंजाइटिस में मेनिंजेस में सूजन आ जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया आपको, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा आपको बताना है, तो ये होता है ऑप्शन 3, ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकाई। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A pregnant woman diagnosis severe anemia HB less than 7 gram per dl will be treated by। एक वोमेन में सीवियर अनीमिया डायग्नोस हुआ है और वो भी ये प्रेग्नेंट वोमेन है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन 1, एडवाइस टू टेक फूड रिच इन आयरन एंड विटामिन सी और आयरन से भरपूर उसको फूड देंगे। एडवाइस टू टेक आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट 1 OD फॉर 1 मंथ। एक महीने के लिए फॉलिक एसिड की टैबलेट देंगे। सेल ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसफ्यूजन करेंगे। एडमिनिस्टर आयरन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 1 OD फॉर 1 मंथ। देखिए, जब सीवियर एनीमिया की कंडीशन होती है तो इसको प्रेग्नेंट वोमेन को ये सेल ट्रांसफ्यूजन करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट, इसमें मेनिंजाइटिस के सभी फीचर्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन 1, न्यूकॉल रिजिडिटी, पुअर फीडिंग, हाई पिच क्राई, कॉन्स्टिपेशन। देखिए, मेनिंजाइटिस से हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क की मेनिंजेस में सूजन आ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है ये भी। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ये न्यूकल रिजिडिटी भी होती है, पुअर फीडिंग भी होती है और हाई पिच क्राई
बच्चा बहुत तेजी से रोता भी है, जो नहीं होता है ऑप्शन 4 कॉन्स्टिपेशन, नहीं देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन इन केसेस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। अब तो देख कहीं ब्लीडिंग हो रही हो तो उस केस में जो इमीडिएट एक्शन होगा, तुरंत जो क्रिया होगी, क्या करना होगा कि जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। ऑप्शन 1, अप्लाई प्रेशर टू द वुंड, कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस, पुट अ ड्रेसिंग ओवर द वुंड, कवर इट विद अ पैड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। देखिए जब भी अचानक से ब्लीडिंग होने लग जाए तो और सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो तो इमीडिएट एक्शन यही होता है कि हम उस जगह को प्रेस करें जिससे कि ब्लीडिंग ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, अप्लाई प्रेशर टू द वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रीनेलिन डोज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक इज। एनाफाइलेक्टिक शॉक में जो एड्रीनेलिन की डोज होती है ये कितनी होती है। ऑप्शन 1, 1:1000 जो कि 0.5 ml के बराबर है, 1:10,000, 1:100, 1:10,000, 1 ml। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, 1:1000, 0.5 ml ये एड्रीनेलिन की डोज है एनाफाइलेक्टिक शॉक में। और एना इस जो एड्रीनेलिन का नाम होता है इसको एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाउ मेनी मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हैव बीन लेड डाउन बाय WHO। तो WHO ने जो हाथों की वॉशिंग के लिए, हैंड हाइजीन के लिए कितने स्टेप्स बताए हैं, मूवमेंट बताए हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन 1, 7, 8, 6, 5। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। WHO ने जो बताए हैं मूवमेंट्स ये 5 बताए हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन। लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन 1, कार्डियोमेगाली, कार्डियक फेल्योर, हार्ट अटैक, ऑल ऑफ दिस। देखिए जब अधिक देर तक खड़े होने से जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे जो समस्या होती है ये हार्ट अटैक की हो सकती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस स्पेसिफिकली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कन्वल्जन्स इन एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में यदि कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। ऑप्शन 1, डायजिपाम, पैथिडीन, मैग्नीशियम सल्फेट, एम्पिसिलिन। तो प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये मैग्नीशियम सल्फेट होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with psychotic depression is receiving haloperidol, Haldol. Which of the following side effects is associated with haloperidol? Option 1, akathisia, cataracts, डायफोरेसिस, पॉलीयूरिया। देखिए अकेथीसिया इसमें बिल्कुल ऑप्शन सही है कि अकेथीसिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो अकेथीसिया मीन्स होता है शरीर में इस प्रकार से एक बेचैनी होगी, या इसको एक ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि अकेथीसिया एक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। ये मूवमेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें जो बैठना मुश्किल होता है किसी भी पेशेंट के लिए, तो यहाँ पर इसलिए, और ये एक प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है इसका साइकोट्रोपिक मेडिसिन से किया जाता है, पर्टिकुलरली न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन से, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, क्योंकि इसमें और बाकी जो भी यहाँ पर दिए गए हैं ये साइकोट्रोपिक डिजीजेस नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, अकेथीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following immediate management to restore BP and peripheral circulation in a client with multiple fracture and fluid loss will be? Option 1, oral infusion, blood transfusion, NS infusion, dextrose 5%। देखिए यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि जो इमीडिएट मैनेजमेंट होगा, जो तुरंत करना चाहिए, किसको किसके लिए, बीपी भी रेस्टोर करना है और पेरिफेरल सर्कुलेशन भी रेस्टोर करना है विद मल्टीपल फ्रैक्चर। देखिए एक पेशेंट यदि भर्ती हुआ है जिसको फ्रैक्चर हुआ है
और फ्रैक्चर भी इस प्रकार का है कि मल्टीपल हुआ है और फ्लूइड लॉस भी हुआ है। तो फ्लूइड लॉस की कंडीशन में हो सकता है, जब ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है तो ये हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो जाती है। तो फ्लूइड रिटेंशन के लिए आरएल इन्फ्यूजन को तुरंत जो है मैनेज करते आरएल इन्फ्यूजन से इस फ्लूइड लॉस को रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 आरएल इन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone is also known as emergency hormone? ऑप्शन 1 cortisol, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रीनेलिन। देखिए यहाँ पर जो एड्रीनेलिन हार्मोन है इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है इसको, और इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी होता है। अभी हाल ही में अभी यहीं पर जब बताया गया था इसके बारे में कि इस एनाफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में इसकी जो डोज होती है वो इतनी दी जाती है 0.5 ml के बराबर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग है, ये एड्रीनेलिन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A lung disease caused by prolonged inhalation of cotton fiber dust। देखिए जब भी सूती कपड़ों की मिल में जब कोई कर्मचारी, कोई लेबर जब ज्यादा दिनों तक कार्य करते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की समस्या हो सकती है, क्योंकि इससे कॉटन से जो भी कॉटन फाइबर से जो डस्ट निकलती है वो धीरे धीरे फेफड़ों में जाकर के वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उस प्रॉब्लम का आपको नाम बताना है कि कॉटन फाइबर डस्ट से कौन सी समस्या हो सकती है। ऑप्शन 1 वेगासोसिस, बाइनोसिस, फार्मर्स लंग, निमोनिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, बाइनोसिस होता है, बाइसिनोसिस होता है। और ये जो वेगासोसिस होता है ये शुगर केन इंडस्ट्री में होता है। शुगर की जो फाइबर्स होते हैं, शुगर के धूल के कण होते हैं, उससे ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाइसिनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट मेजरमेंट ऑफ 2-year-old चाइल्ड इज डन बाय स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, गोनियोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। तो हाइट मेजरमेंट होता है 2 वर्ष के बच्चों का, ये स्टेडियोमीटर से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is preparing the client's morning NPH insulin dose and notices a clumpy precipitate inside the insulin vial. The nurse should option 1 draw up the administer the dose, shake the vial in an attempt to disperse the clumps, draw the dose from a new vial, warm the bottle under running water to dissolve the clump। देखिए ऐसा है कि नर्स जो है सुबह सुबह किसी भी बच्चे में एक ये इंसुलिन का इंजेक्शन तैयार करती है लगाने के लिए, लेकिन वो देखती है कि उसमें क्लम्पिंग हो चुकी है। तो क्लम्पिंग जब हो जाती है दवा में तो उसको डिस्कार्ड करना ही बेहतर होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 ड्रा द डोज फ्रॉम अ न्यू वाइल। तो न्यू वाइल से जो भी डोज होंगे उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DMPA is an injectable contraceptive given every। जो DMPA होता है डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये एक प्रकार का इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव होता है और इसको प्रत्येक कितने महीनों में या कितने सप्ताह में देना चाहिए? 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 3 मंथ्स में इसको प्रत्येक 3 मंथ में देना चाहिए DMPA कंट्रासेप्टिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नर्स ऑन PICU advised to give 400 ml fluid to be given on 8 hours. Drop factor is 60 drop per minute. Nurse will run the fluid at what flow rate? देखिए इस पर फ्लो रेट निकालना है और 400 ml एडवाइस किया गया फ्लूइड देने का। तो इसमें निकालने का तरीका क्या होता है? तो जो भी देना हो, जितना भी वॉल्यूम देना होता है उसको लिख लिया ऊपर अपॉन, अब इसको कितने घंटे में दिया जा रहा है? 8 घंटे में दिया जा रहा है, तो इसको बदलेंगे किसमें? मिनट में। 8 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई किए करेंगे और जो भी इसमें ड्रॉप फैक्टर है वो ड्रॉप फैक्टर कितना है? 60 है। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और 8 5 जा 40 होगा। इस प्रकार से ये 50 ड्रॉप्स पर मिनट
आएगा। अब इसमें ऑप्शन में जो देखेंगे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, यहाँ पर आ रहा है 50 ड्रॉप्स पर मिनट। तो एक बार हम लोग फिर से देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लो रेट का। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो भी वॉल्यूम देना है पेशेंट को, जो भी वॉल्यूम हमको देना है उसको हमने लिख लिया ऊपर, ठीक है। अब कितने घंटे में देना है वो लिख लिया नीचे। अब कितने घंटे में, चूंकि घंटे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यानी इसमें जो ड्रॉप्स पर मिनट में दिया गया है, तो इसको घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करते हैं और ये फॉर्मूले में इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर है 60, 60 से 60 कैंसिल और 8 5 जा 40। इस प्रकार से आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट include all of the following except apnea, dilated non-reactive pupils, cold clammy skin, absence of carotid and femoral pulse। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो कार्डिनल साइन होते हैं, कार्डिनल का मतलब होता है जो प्रमुख लक्षण होते हैं कार्डियक अरेस्ट में, तो वो इनमें से सभी होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता है। तो पहला तो है एपनिया। तो एपनिया तो कार्डियक अरेस्ट में ये लक्षण होता है, ये एपनिया ये एक प्रमुख लक्षण है, कार्डिनल साइन है कार्डियक अरेस्ट का। दूसरा है इसमें डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पपल्स, मतलब कि फैली हुई अप्रतिक्रियाशील पुतलियां। तो आंख की जो पुतलियां हैं वो फैल जाती हैं और उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है कोल्ड क्लैमी स्किन, मीन्स ठंडी और चिपचिपी त्वचा। और फोर्थ ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल आर्टरी, और कैरोटिड और फीमोरल आर्टरी का पूर्ण अभाव हो जाता है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ये इसमें कार्डियक अरेस्ट में देखने को नहीं मिलता है, फैली हुई पुतलियां नहीं मिलता है। बाकी एपनिया कार्डियक अरेस्ट का कार्डिनल साइन है, कोल्ड क्लेमी स्किन त्वचा भी ठंडी हो जाती है, और कैरोटिड और फीमोरल पल्स का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a midriatic? ऑप्शन 1 एट्रोपिन, एड्रेनालिन, नोवोकेन, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें से देखेंगे जो मिड्रियाटिक एजेंट होते हैं ये एट्रोपिन होते हैं। अभी मिड्रियाटिक्स क्या होते हैं, देखिए मिड्रियाटिक्स का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो पपिल्स को, पुतलियों को फैलाने का काम करें, उसको कहते हैं मिड्रियाटिक, ठीक है। और इसमें जो एट्रोपिन होता है ये पुतलियों को फैलाने का यानी कि मिड्रियाटिक का काम करता है। तो मिड्रियाटिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं दैट डायलेट दी पपिल्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है।